हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्वान ग्लोबल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि हम 2024 पास आउट है, 12th पास आउट। मैं इस वीडियो में सिर्फ 12th पास आउट की ही बात करने वाला हूं, तो हमने उसी पर कॉन्सेंट्रेट रहना है इस वीडियो में कि 12th पास आउट है हम, लेकिन 2024 में पास आउट हुए। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में हम स्टूडेंट वीजा डाल सकते हैं, मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या आ रहा है कि मिनिमम परसेंटेज 12th में कितनी चाहिए कि जिससे कि हमारा स्टूडेंट वीजा निकल जाए। तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो हमने फंड्स दिखाने हैं और जो आईटीआर दिखानी है स्पॉन्सर्स की, तो वो कितनी होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या आ रहा है कि लेटेस्ट फंड चलेंगे क्या नहीं, या हमें अगर ओल्ड फंड दिखाने हैं तो वो कितने पुराने दिखाने हैं, वो कैसे वर्क करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो 12th पास आउट्स हैं जिनका एक साल से ऊपर का गैप हो गया या एक साल का गैप नहीं हुआ, अभी 2025 पास आउट है, लेकिन उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस या उनकी परसेंटेज की जो कंडीशंस हैं वो क्लियर नहीं हो रही ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए अपने करियर के लिए। तो आज हम ये 5 क्वेश्चंस के लिए बात करने वाले हैं। वन बाय वन बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल ऑथेंटिक क्लियर कट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आप लोगों के काम आएगी और आप लोगों की क्वेरीज को बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 2024 पास आउट है 12th हम, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई है या कोई स्टेट बोर्ड है, आपने प्लस टू करी, आर्ट्स से करी, कॉमर्स से करी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, किसी भी स्ट्रीम से करी है, तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा डालने के लिए एलिजिबल है या नहीं। आप लोगों ने बहुत सारे कंसल्टेंट्स की या यूट्यूबर्स की आपने वीडियो देखी होंगी और उसमें आपके सामने ये बार बार चीज आ रही होगी कि 2024 पास आउट आ जाओ, उनका भी हम एडमिशन करा देंगे, ठीक है, या कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी लाइन आ रही होगी, कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, आपने ये चीज समझनी है, एक है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, वहां से कंडीशनल ऑफर लेटर लेना, और दूसरा ये है कि उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की जीएस रिक्वायरमेंट को क्लियर करना, वहां से सीओई लेना, वीजा फाइल करना और वीजा लगना, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। कंडीशनल ऑफर लेटर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 24 पास आउट हो उसके बेसिस पे आपको फेब वाले इनटेक का मिल जाएगा, ठीक है, कुछ कॉलेजेस आपको दे देंगे, बट क्या वो आगे वर्क करेगी? तो मेरा आंसर ये है कि 99% केसेस में करेगी ही नहीं। 1% केसेस में जिसका कि प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोफाइल में क्या, आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास लॉजिक है, जो आपका गैप हो गया है इसके बीच में आपने कोई डिप्लोमा किया है जो आप फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है आपके स्पॉन्सर्स का वो बहुत अच्छा है, आईएसपीटी का स्कोर बहुत अच्छा है। एक्सेप्शनल केस है जो, उसका तो हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। तो ये बात आपने क्लियर कर लेनी है कि जो भी एक नॉर्मल प्रोफाइल वाले हैं, एवरेज प्रोफाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसी गलती ना करें कि 2024 पास आउट है और वो जाकर कहीं से फाइल गो थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है कि ऑफर लेटर आ गया जी, उसके बाद आपने पैसे दे दिए, जो भी किया, या पैसे नहीं भी दिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका माइंडसेट खराब होना या आपका समय खराब होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज के लिए अपने माइंडसेट को बना लिया कि यस मेरा वहां हो जाएगा और बाद में नहीं होगा, तो आपका सारी डिस्टरबेंस हो जाएगी और टाइम भी खराब होगा। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी 24 पास आउट, 12th पास आउट है, एक्सेप्शनल केस नहीं है वो 1% वाला, तो आप प्लीज मत भागें कि आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल बन जाओगे और आपका वीजा लग जाएगा। क्लियर होगी बात? जो भी बच्चे कोई 60% मार्क्स है, कोई 70 है, 65 है,
+2 में, आर्ट से है, कॉमर्स से हैं, ठीक है, और एवरेज ही उनके पीटी में स्कोर है 6 के इक्वलेंट है ना, मत भागो, रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, राइट। दूसरी बात आती है कि मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए 12th में। 2025 पास आउट हो, मिनिमम परसेंटेज आपको, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में दाखिला लेना है, 60% लेके चलो कि आपके 60% से अबव होने चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस हैं, कोई कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको 55 तक भी आपको ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। लेकिन फ्रेंड, जिस तरह से वहां पे फाइल सबमिट हो रही हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भीड़ लगी हुई है, उस हिसाब से आपकी जो रैंकिंग होगी आपके प्रोफाइल की, वो पीछे ही आ जाएगी। तो जो क्रीम केसेस हैं वो पहले पिक होंगे, अंडरस्टूड। वो क्रीम केसेस पहले पिक होंगे। तो आपकी जो जीएस की रिक्वायरमेंट है, जीएस इंटरव्यू आएगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसमें हो सकता है कि आपको विन विन कंडीशन ना मिले, आपकी जीएस क्लियर ना हो, या जीएस क्लियर होने के बाद आपका वीजा में प्रॉब्लम आए और वीजा रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आप ये मान के चलो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 60% आपका मिनिमम परसेंटेज है, तो आप ट्राई करो, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको वीजा भी मिल जाएगा, एडमिशन वगैरह सारी प्रोसेस होने के बाद, राइट। इसके बाद बात आती है कि फंड्स और आईटीआर। देखिए, फंड्स हमारा एक सिंपल सा फंड है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 साल के ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस और OSHC जो कि वहां का इंश्योरेंस है वो दिखाना है, प्लस आपने एयर ट्रैवल के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखाने हैं जो कि 2000 AUD है। अगर हम नॉर्मल कोर्सेज की बात करते हैं, जब आप कोई डिग्री करने जा रहे हैं 3 ईयर्स की ऑस्ट्रेलिया में, ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं 60 लाख रुपए की 3 साल की फीस है, ठीक है। उसमें से अगर हम 1 साल की 20 लाख रुपए, तो वो हो गए। लिविंग एक्सपेंसेस के नाम का आपको एक रफ फिगर लेके चल रहा हूँ कि 14 लाख रुपए वो दिखाने हैं आपको, प्लस आपने OSHC के दिखाने हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, प्लस आपने 1 लाख रुपए के आसपास दिखाने हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल आपने कर लेना है, उसके हिसाब से आपको फंड शो करने होते हैं, ठीक है। और ये आपके फिक्स डिपॉजिट्स में भी हो सकते हैं स्पॉन्सर्स के, आपके सेविंग्स अकाउंट्स में भी हो सकते हैं। और स्पॉन्सर्स कौन कौन हो सकते हैं? पेरेंट्स भी हो सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर आप फंड लगा रहे हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप प्रूफ का एविडेंस भी लगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन इसी में से आता है जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार कि हम नाना नानी के जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए, पहले चल रहा था कि रिलेटिव्स के फंड बहुत इजीली एक्सेप्ट हो रहे थे, बट अभी पीछे अगर 1 साल का हम ट्रेंड देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स के अगर हम फंड्स लगा रहे हैं, वो भी 30% की रेशो में साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चल जाते हैं, वो भी रिलेशनशिप प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक है। तो आप वहीं पर ही कॉन्सेंट्रेट करके रखें अपने फंड्स की कैलकुलेशन को और इन चीजों को दिखाने को। इसके बाद बात आती है कि आईटीआर कितनी दिखानी है। जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उनका जो इनकम के प्रूफ्स हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो उनकी आईटीआर शो करनी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में या लिमिटेड कंपनी है, फॉर्म 16 मिल रहा है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आईटीआर भी हो तो बढ़िया रहता है। और आईटीआर में आपको जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी मिला के, सपोज करो कि आपके मम्मी पापा हैं स्टूडेंट के, उनकी मिला के मिनिमम जो आप आईटीआर लेके चलते हो, अगर आपने विन विन कंडीशन देखनी है, तो 14 लाख से ऊपर होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की आईटीआर। अगर उनकी आईटीआर कम है, सपोज करो कि 11-12 लैक्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट में से ग्रैंड फादर को आपने शो कर रखा है कि ये भी वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हैं, तो उनका भी कहीं से अगर इनकम आ रही है तो आप वो शो कर सकते हैं। तो वहां से एक टोटल इनकम निकल के आएगी 14-15 लाख रुपए की आपकी स्पॉन्सर्स की सालाना इनकम है, तो वो फाइल एक्सेप्ट होने के बहुत अच्छे चांस बनते हैं। आप उसी तरह से वर्क करें। और एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, नॉर्मली क्या देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि जी उन्होंने अपने पेरेंट्स की जो आईटीआर थी, जो लास्ट 2 ईयर्स की भरी थी, वो किसी ने 4 लाख की भरी थी,
इंडिविजुअली, किसी ने 5 की भरी थी, 4.5 की भरी थी, लेकिन अब एकदम से 7 लाख 7.5 लाख पे आ गए। तो फ्रेंड्स ऐसे ये जस्टिफिकेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मोस्टली आप लोग कोई छोटे मोटे बिजनेस की आईटीआर दिखाते हो, कुछ डमी बिजनेस भी होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसकी जस्टिफिकेशन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर जस्टिफिकेशन है कि एक्चुअली जो स्पॉन्सर्स की इनकम में इंक्रीज हुआ है उसकी जस्टिफिकेशन है, पीछे आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो वो चलेगी। अदरवाइज एक लीनियर उसमें ट्रेंड दिखाना पड़ता है आपके पेरेंट्स की आईटीआर में, तो उसी हिसाब से आपको काम करना है। इसके बाद बात आती है कि जो फंड्स की बात हो रही थी, जो फोर्थ क्वेश्चन है कि जो कितने पुराने फंड्स हम दिखा सकते हैं। देखिए, जो ओल्ड फंड की बात होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बनाई थी कि ओल्ड फंड अगर नहीं है, लेटेस्ट फंड है, तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, वो भी मैंने समझाया था कि इसमें जो ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस है 3 से 4 महीने नॉर्मली लग जाते हैं इसको प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ फंड्स आपके पड़े हैं या कोई थोड़ी बहुत 1-2 लाख की एफडी पड़ी है, बाकी जो फंड है आपने कहीं से ले लिए, कोई पर्सनल लोन ले लिया या आपने किसी से वैसे ही अपने पर्सनली बोरो कर लिए, वो अपने अकाउंट्स में डाल लिए, तो वो धीरे धीरे कैसे डालने हैं वो मैनेज होता है, राइट। वो एक तरीका है मैनेज करने का, वो उस तरीके से हो सकता है, बट ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम आपने 20-25 लाख रुपए एकदम अपने अकाउंट में डाल दिए हैं तो वो आपके कंसीडर हो जाएंगे। तो वो उसके पीछे जस्टिफिकेशन चाहिए होती हैं कि क्यों आए ये पैसे। हाँ, आपने कोई पर्सनल लोन लिया, एकदम से पैसे आ गए, अग्रीड, आप उसके एविडेंस लगा देंगे। आपने कोई जमीन बेची है, उसके पैसा आया है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे। आपकी जो सेल डीड होगी वो आप साथ लगा देंगे। तो इस तरह के कुछ एविडेंस अगर हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट वाले फंड एकदम से चलेंगे। अदरवाइज एक ट्रेंड बनाना पड़ता है ना। और इसके साथ साथ हमें एजुकेशन लोन दिखा के भी काम करने का एक तरीका बनाना पड़ता है, या आपके पेरेंट्स ने कोई पर्सनल लोन, या आपने कोई पेरेंट्स ने कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करके उसका पैसा लेके इसमें शो कर दिया है, तो वो एक सिस्टम बनाना पड़ता है ना। तो उस तरीके से ये फंड शो हो जाते हैं और कंसीडर हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे, ऑस्ट्रेलिया जाने की कंडीशंस को, वो स्टडी वीजा के कंडीशंस को पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे कि उनका जो गैप है, गैप ज्यादा हो चुका है, ठीक है, 25 से ज्यादा का हो चुका है, मतलब 24 पास आउट थे या 23 पास आउट थे। उनके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, उनका स्कोर कम है, 12th में मार्क्स कम है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कैसे हो रहे हैं, आर्ट्स लिया हुआ है बट नॉर्मल सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट लिए हुए हैं, मैथ्स है ही नहीं है, राइट। और कुछ का क्या है कि फंड्स की इतनी इशू है, तो उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी ऑप्शंस हैं। मैं उसमें आपको एक एक करके थोड़ा बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि न्यूजीलैंड है पहला ऑप्शन। न्यूजीलैंड में क्यों कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड का अगर आपने न्यूज देखी होंगी तो अभी आपने देखा होगा कि लास्ट 1-2 ईयर्स में बहुत सारे लोगों ने वहां की सिटीजनशिप छोड़ के वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए या दूसरी कंट्री में मूव कर गए। अब वहां की गवर्नमेंट को बंदे तो चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इमिग्रेंट्स मतलब बाहर से लोगों को बुलाएंगे, और होपफुली आगे आगे इसका स्टूडेंट वीजा में थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशंस में मिलने वाली हैं, पीआर की रिलैक्सेशंस में मिलने वाली है, राइट। चाहे कोई बैचलर्स करने जा रहे हो, चाहे मास्टर्स करने जा रहे हो। न्यूजीलैंड में क्या होता है, जब आप डिग्री करने जा रहे हो, आप बैचलर्स या मास्टर, अप टू 3 इयर्स का आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। आप मास्टर्स के बाद अगर आप 3 इयर्स पे जा रहे हो तो आपको वहां पीआर की एलिजिबिलिटी बनाने के लिए 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब अगर मास्टर्स आपने वहां से करी है तो आपको 5 पॉइंट्स तो सीधे ही मिल जाते हैं। उसके बाद जब 3 इयर्स के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे आते हो तो 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपको मिल जाता है, देन 1 पॉइंट ऐड हो जाता है, तो 6 पॉइंट्स बन जाते हैं। आप पीआर की एलिजिबिलिटी क्लियर कर लेते हो तो वहां पीआर के लिए एप्लीकेशन लगा देते हो। इसी तरीके से अब अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो, आपकी 3 इयर्स की बैचलर डिग्री है, तो उसमें भी आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं प्लस आपका 3 इयर्स का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, उसमें भी अभी आने वाले टाइम में कुछ रिलैक्सेशन होने वाली है पॉइंट सिस्टम की। तो आप जब डिग्री करोगे प्लस 3 इयर्स का आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे जाओगे, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होगा आपको,
और आपका जो कोर्स है वो इन डिमांड वाला है, यानी कि ग्रीन लिस्ट से रिलेटेड कोई जो उसकी कंडीशंस को पूरा कर रहा है ऐसा कोई कोर्स कर रहे हो, ऐसी कोई स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो पीआर की एलिजिबिलिटी है इजीली बन जाती है और आप वहां जल्दी पीआर हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ये आप सेकंड ऑप्शन लेके चल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि एक तो 2 साल का गैप भी कंसीडर कर रहा है, ठीक है। आपकी परसेंटेज थोड़ी कम है वो भी कंसीडर कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल जाता है। आपका पीटी का स्कोर कम है, आईएसपीटी का स्कोर कम है, यानी कि 6, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हम कहते हैं कि 6 चाहिए ओवरऑल और नो लेस देन 6 चाहिए, तो इसमें अगर किसी में 5.5 है या कुछ डिप्लोमाज है उसमें 5 में भी चल जाएगा, राइट। यानी कि ओवरऑल आपका 6 है, एक में 5.5 है, किसी में एक में 5 है, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो वो आपके पास ऑप्शन है, आप वहां पर पैसा भी कमा सकते हो, स्टडी भी बढ़िया है मिलेगी आपको, वहां का जो लिविंग कल्चर है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा और आप पीआर भी हो जाओगे, ठीक है। ये एक पाथवे बना सकते हो आप अपना। इसके अलावा जो बात होती है कि आप क्या कर सकते हैं अगर ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस पूरे नहीं, आप जर्मनी ट्राई कर सकते हैं। जर्मनी में भी मतलब ये है कि कनाडा की तरह प्रोसेस होता है इसका, कि आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, आप जैसे वहां पर जीएससी होता था, 1 साल की ट्यूशन फीस देनी है, लेकिन उस चांसेस है कि आपका जर्मनी में जाकर आप यूरोपियन शेंगन कंट्री में जाकर अपना करियर बना सकते हो और सेटल हो सकते हो। इसके अलावा कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जिनका कि स्कोर ही बहुत कम है, या कई लोगों के अंदर ये भी होगा कि हम विदाउट उसके भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, राइट। अगर आप और दूसरी कंट्री में जाना चाहते हो, आपके पास साइप्रस बहुत बूम पे चल रहा है, साइप्रस आप जा सकते हो, ये शेंगन कंट्री बनने वाला है। तो साइप्रस में अगर आपका आईएसपीटी का स्कोर कम है, जैसे कि अगर मैं बैचलर्स की बात करूं कि आईएस में 5 ओवरऑल है, तो आप जा सकते हो बैचलर्स डिग्री में 4 इयर्स के, राइट। और अगर आपका उससे कम है, 4 का है, ठीक है, 4 के इक्वलेंट आपके पीटी या टोफेल में है, तो भी आप फाउंडेशन कोर्स में जा सकते हो और वहां जाकर आप अपना फर्दर करियर बना सकते हो। इसके अलावा आप कहते हो कि विदाउट हमने तो आईएसपीटी के जाना है, तो क्या ऑप्शन है जी। अगर यूरोपियन शेंगन कंट्री में जाना है तो माल्टा का ऑप्शन है, माल्टा स्टडी में आप अपना अप्लाई कर सकते हो, राइट। वहां पर आपको वर्किंग आवर्स पे मिलेंगे, अलाउड होंगे स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक, आप वहां पर काम कर सकते हो, ठीक है। लीगल वे में जाओगे कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ लोगों का बहुत ही छोटा बजट है, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, बट बजट नहीं है उनके पास, तो उनके लिए दूसरी कंट्रीज भी है, सिंगापुर है, मलेशिया है, मॉरिशियस है। कुछ लोग लैंग्वेज कोर्स पकड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग रशिया में इवन बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हैं, कोई टेक्निकल बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं, वो भी ऑप्शंस है। तो आपने प्लस नहीं होना कि, और एक ये भी ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि यस मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया जाना, मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी बनी ही नहीं पा रही है, और उसके बदले में आप 1 साल 2 साल 3 साल खराब कर चुके हो और आगे भी खराब करने वाले हो। उस केस के लिए आपको ये समझाया जा रहा है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लें, उससे मिलें, जो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर प्लान को सही दिशा दे सके। और अगर आप भी अपने करियर को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके ऑफिस आकर मिलें, या अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हैं तो भी आप टेलीफोनिकली अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप पर डालें, मुझसे टाइम लें बात करने का, चाहे आप ऑडियो कॉलिंग पे चाहे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, वीज़ा फाइल करवाने के लिए और करियर काउंसलिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें, मुझसे संपर्क करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।